नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और आप सभी दर्शकों को पूरी सीएनबीसी आवाज की टीम की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेमंत, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं अनिल, और सीएनबीसी आवाज देखने वाले सभी दर्शकों के लिए एक शुभकामना ये है कि रंग तो बरसे ही, साथ में धन भी बरसे। बिल्कुल, तो इसके साथ शुरुआत करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में हरा हरा रंग दिखे और आपके चेहरे पर लाल रंग दिखे और आपके वॉलेट में हरे और लाल रंग के बड़े बड़े 500 और 1000 वाले नोट हमेशा भरे रहे। ये हमारी शुभकामनाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने शो की और देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें क्या है। ब्रसेल्स में सीरियल बम धमाकों के बाद डाउ जोन्स में 5 दिनों की तेजी खत्म, 1/4% गिरकर बंद। यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार और एसजीएक्स निफ्टी में सुस्ती। आईएसआईएस ने ली ब्रसेल्स बम धमाकों की जिम्मेदारी, दुनिया भर के देशों ने की निंदा। 30 मार्च को ब्रसेल्स में होने वाली इंडिया ईयू समिट पर कोई आंच नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। ट्रेडिंग के लिए आज हफ्ते का आखिरी दिन, क्योंकि अगले 2 दिनों तक होली और गुड फ्राइडे के चलते बंद रहेंगे भारतीय बाजार। फसल की बड़ी गिरावट के बाद कैडला ने दी सफाई, कहा डब्ल्यूएचओ की जांच रिपोर्ट में उठाए गए सवालों का पहले ही दे चुके हैं वो जवाब। गोवा प्लांट को सुधारने पर काम जारी। एडेलवाइज खरीदेगी भारत में जेपी मॉर्गन का म्यूचुअल फंड बिजनेस। भारत में म्यूचुअल फंड बिजनेस से निकलने वाली जेपी मॉर्गन बनी 7वीं विदेशी कंपनी। और टाटा मोटर्स के लिए राहत की खबर, सानन के नैनो प्लांट में 1 महीने से चल रही हड़ताल खत्म। मैनेजमेंट और लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद हुआ फैसला। चलिए, हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो होली से एक दिन पहले इस खास मौके पर प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीएमडी किरण यादव और कुछ ही देर में हमारे साथ जो बीएनपी पारिवारिक फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट कुरांग शाह भी जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन कल अनिल आपने कहा था कि 7650 ये वो स्तर है जो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। यहां बाजार आए तो खरीदारी करिए और आप देखिए 7640 के आसपास बाजार पहुंचा और वहां से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। बुल्स के ग्रिप में है भारतीय बाजार। बड़ा सवाल यही है कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी आज मुनाफा वसूली होगी या फिर तेजी जारी रहेगी। एक तरफा तेजी का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, ये पहला संकेत है बाजार में डेटा के मुताबिक और चाल के मुताबिक। तो ऐसे में आज मैंने बड़ी लंबी चौड़ी रणनीति बनाई है हेमंत, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ मिलेंगे और ऐसे में बाजार की चाल के विपरीत, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड, वो कॉन्ट्रा ट्रेड करना पड़ेगा। आज फिर से निर्णायक लेवल के तौर पर 7700 ये वो डेटा बताने, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब शुरुआत के संकेत है एसजीएक्स निफ्टी से। इंतजार कीजिए शुरुआत होने के बाद बाजार किस तरफ जाता है। जरूरी नहीं कि आपको ओपनिंग में ट्रेड लेना है। कल भी हम आपको ये कह रहे थे कि सब कुछ अच्छा दिख रहा था, लेकिन अपने लेवल का इंतजार कीजिए। और लेवल मिला आपको 7650 का। अब वहां पर हिम्मत हुई नहीं हुई वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने लेवल से खरीदेंगे तो कम से कम एक बात तय है कि आपकी रिस्क कम हो जाएगी। और अब आज इस लिहाज से आपको क्या करना है, अगर शुरुआत होने के बाद बाजार कमजोर होते दिखे तो 7650 के आसपास खरीदिए, जो कल कहा था। 7600 का स्टॉप लॉस होगा और 7750 7800 की तरफ बाजार बढ़ता हुआ दिखेगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कीजिए। पहली बात, अगर मजबूत शुरुआत होने के जो संकेत दिख रहे हैं हो जाए, अच्छी बात है। 7750 के आसपास बिकवाली कीजिए, 7800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। नीचे 7650 और 7600 आपको आता हुआ दिखेगा। तो बाजार की जो बड़ी ट्रेडिंग रेंज अब से लेकर एक्सपायरी तक के लिए निकल कर आ रही वो आ रही है 7600 से लेकर 7800 की रेंज में। ये 200 पॉइंट की रेंज है। और ठीक उसी तरह का रुझान दिख रहा है बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा है 15700 16200 ये 500 पॉइंट की रेंज है, जिसके बीच में बैंक निफ्टी में भी अब उतार चढ़ाव बढ़ने वाला है। भले ही मजबूती बैंक निफ्टी में ज्यादा दिख रही है निफ्टी के मुकाबले में, लेकिन वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसे में बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करने का वही तरीका है जो कल हमने कहा था। 15800 के आसपास खरीदिए, 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 16000 और 16200 का टारगेट। लेकिन अगर बाजार के साथ बैंक निफ्टी भी पहले मजबूत खुल जाए तो 16000 के आसपास बेचिए, 16200 का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे फिर से आपको 15700 के आसपास मौके मिलेंगे प्रॉफिट बुकिंग करने के। तो थोड़ी मुश्किल रणनीति है, लेकिन बाजार ऐसे ही दिख रहे हैं और ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए जो डेटा बता रहे हैं। उस लिहाज से तो
ध्यान से ट्रेड करें और कॉन्ट्रा ट्रेड करें। चलिए, तो कॉन्ट्रा ट्रेड करें, लेकिन सब लोग यही जानना चाहते हैं, निफ्टी तो इतनी बड़ी तेजी के बाद शायद कंसोलिडेट करेगा, क्या मिड कैप्स में अच्छी तेजी बनेगी? मुश्किल लगता है हेमंत, और उसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह तो ये कि घरेलू फंड्स की खरीदारी है नहीं, बल्कि बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है, तो मिड कैप में तेजी के लिए उनका पैसा चाहिए। दूसरी बात है कि जनरली मिड कैप में तेजी एचएनआई ट्रेडर्स करते हैं। एचएनआई वो अभी सब मार्च के अपने मामले निपटाने के मूड में, बैंकों में इतनी छुट्टियां है, तो मिड कैप में तेजी बनेगी अप्रैल में। चलिए, तो मिड कैप्स में तेजी नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेना चाहिए आपको। आज बाजार में निफ्टी में ये रणनीति अनिल बता रहे हैं, लेवल्स नोट कर लीजिए पेन और पेपर लेकर। हमारे साथ किरण भी, हमारे एक्सपर्ट अब जुड़ चुके हैं। हाय किरण, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। ये बताइए आज किस तरह से भारतीय बाजारों को अप्रोच करेंगे? मुनाफा हो रहा है, काफी सारे ट्रेडर्स को मुनाफा वसूल कर लें, होली की लॉन्ग वीकेंड बनाएं, या फिर बने रहें, अगला हफ्ता और अच्छा होगा, जबरदस्त होगा, क्योंकि केवल 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं एक्सपायरी के लिए। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, और आपको और आपके दर्शकों को सारे हैप्पी होली। निफ्टी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो 7660 ये सपोर्ट का लेवल। अब जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई घबराहट की बात नहीं है, और हम ऊपर चलते नजर आएंगे। जैसे अनिल जी अभी कह रहे थे, दोनों साइड के मूव्स आपको आते नजर आएंगे, बिल्कुल आते नजर आएंगे, क्योंकि सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है। और इधर से ये जो वॉलेटिलिटी है, उधर से आपको एक शॉर्ट कवरिंग की रैली बिल्कुल देखती नजर आएगी। जैसे हमने कल भी देखा था, बीच में दोपहर में आपको बहुत बड़ा क्रैक देखने को मिला, पर ये ट्रैपिंग थी बुल्स की, जहां पे एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। तो ऐसे ही माहौल में हम ट्रेड करते नजर आएंगे। पर अगर हम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट चार्ट देखते हैं तो हम हायर टॉप और हायर बॉटम ही कर रहे हैं, कोई भी टाइम फ्रेम पे हम लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं कर रहे। तो मेरा मानना है कि 7740 7782 ये लेवल्स आज देखने को मिल जाने चाहिए, जब तक 7660 होल्ड करता है। 7660 जब तक होल्ड करे, कल के लोज के आसपास बाजार टिक जाए, तब तक घबराने की जरूरत नहीं। तो यानी ट्रेडिंग रेंज में ही दिख रहे हैं बाजार, तो इंटरेस्टिंग हुआ आज का कारोबार। लेकिन गोरांग से पूछते हैं, गोरांग क्या एक तरफा तेजी लगभग कितनी हो गई है? 800-900 पॉइंट की। अब भी खरीदें या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? अच्छा, अब होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेमंत को भी हमारे तरफ से होली की शुभकामनाएं, और सबसे पहले आपके सभी दर्शक और निवेशक और सीएनबीसी आवाज को हमारी और हमारी कंपनी के तरफ से शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में रंग भरा रहे, विभिन्न रंग भरे रहे, और खास करके आपको आपके पोर्टफोलियो में हरा या नीला रंग ज्यादा नजर आए, ना कि लाल रंग। एक और दरखास्त करूंगा यहाँ पर इस मौके पर कि पानी का इस्तेमाल न करें तो बहुत ही बेहतर है, और अगर करना ही है तो कम करें। जिस तरीके से बिगाड़ हो रहा है जल को लेकर के और जो चिंताएं हैं, उसी आधार पर मैं ये राय दे रहा हूं, और ये शुभकामनाएं आप सबको। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि सवाल मैं आपको एक बात कहना चाहूँ, काफी लोग ये कह रहे हैं कि होली तो जमकर खेलें, फिर उसके बाद साल भर पानी बचाएं, ये ज्यादा बेहतर है। देखिए, ये तो हमसे ज्यादा तो वो किसान ज्यादा जानता है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की। राइट। फिलहाल जहां तक रहा मार्केट का सवाल, हाँ 800-900 पॉइंट की तेजी के बाद एक मन तो कहता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो, मुनाफा वसूली आए, और एक दायरे में बाजार गुजरे, तो एक फिर से हम वही निचला स्तर बनाएंगे जो हम करीबन 7400 7450 के आसपास निचला, और 7500 550 हफ्ता 2 हफ्ता जो हमने गुजारा था अनिल जी, और एक पड़ाव ऊपर का हमने जो हाल फिलहाल हम देख रहे हैं वो तय किया। तो ये तो मेरे ख्याल से लाजमी होगा कि हम थोड़ा समय बिताए, एक मजबूत बुनियाद बनाए यहाँ पर, ताकि अगला पड़ाव हो उसको झेल सके। लंबा हफ्ता है, लॉन्ग वीकेंड है, और मैं मानता हूं कि मुझे तो कल भी थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था मार्केट का जो स्क्रीन में पड़ रहा था उसको देख करके कि कंसोलिडेशन हो, लेकिन फिर आखिरकार हमने थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ के दायरे देखे, डबल डिजिट सेंसेक्स में बंद दिया है। आज का जो आखिरी का 1 घंटे का सत्र होगा वो मेरे ख्याल से बहुत ही निर्णायक तरीके से होगा, और मैं मानता हूं कि एक लंबा हफ्ता जो है, लॉन्ग वीकेंड जो है, उसको ध्यान में रखते हुए कोई बड़ी पोजीशन नहीं लेके जाएंगे, और हम आकर के फिर एफएनओ एक्सपायरी का हफ्ता होगा अगला हफ्ता, और उसके पश्चात 5 अप्रैल को क्रेडिट पॉलिसी अनिल जी। तो मैं ये मानता हूं कि ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाजार में एक कंसोलिडेशन का माहौल हो, और जिस तरीके से
हम शायद आने वाले समय में ऊपर के पड़ाव देखेंगे, वो हम झेल सकेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने मन बना लिया है, छोटी मध्यम अवधि का नजरिया है, तो इस स्तर पे मुनाफा वसूली करे। 7,765, 7,835 ये ऊपर के तरफ के दायरे हम मान के चल रहे हैं, और नीचे की तरफ 7,665 और 7,640 ये मेरे ख्याल से एक ब्रॉड रेंज होनी चाहिए। ओके, चलिए तो इस रेंज को ट्रेड करें। लॉन्ग वीकेंड से पहले थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है। हम दोनों ही एक्सपर्ट से जानेंगे होली से एक दिन पहले होली के इनके पिक्स क्या हैं, पूछेंगे उनसे। लेकिन एफआईएस की तरफ से देखिए संकेत काफी बेहतरीन है, और हर रोज देखिए 4 डिजिट की जो बाइंग फिगर निकल कर आ रही है कैश मार्केट में, ये काफी बुल्स का उत्साह बढ़ाने वाली है। 1095 करोड़ रुपए की फिर से कैश मार्केट में उन्होंने बाइंग करी है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि कैश मार्केट में जबरदस्त कमिटमेंट है। लेकिन थोड़े से हेमंत, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में इस सीरीज में सबसे कमजोर डेटा कल के हैं। वो इसलिए कि हाँ, 2 रीजन है। एक तो ये कि 1095 करोड़ की खरीदारी के सामने 930 करोड़ की बिकवाली डोमेस्टिक फंड की हुई, तो थोड़ी सी उन्होंने बिकवाली का दबाव बढ़ाया है। दूसरी दिक्कत कहाँ है, वो है 1126 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली में। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनरली एफआईज अपनी बिकवाली या खरीदारी का रुझान वायदा कारोबार से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े आने में वक्त लगा, वायदा कारोबार में पहले से खरीदारी के आंकड़े आने लगे थे। तो कल पहला आंकड़ा बड़ा आया है स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली करने का। दूसरी बात, इंडेक्स ऑप्शंस में भी आप देखिए 800 करोड़ की बिकवाली की है उन्होंने। स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है लेकिन कम हो गई है, सिर्फ 200 करोड़ की। तो वायदा कारोबार के आंकड़े एफआईज की तरफ से ये कह रहे हैं थोड़ा सावधान हो जाइए, ऊपर के लेवल पर एफआईज प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा नेगेटिव आंकड़ा है कि यू टर्न ले लिया है बाजार ने कि अब एफआईज और नहीं खरीदेंगे, सावधानी के संकेत जरूर दिख रहे हैं इसमें। ओके, तो रियलिस्टिक हो जाना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना सही है, लेकिन थोड़ा सा इन आंकड़ों को जरूर तवज्जो दें, देखें इनको, और देखें अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस किस तरह से रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आपको बताएंगे होली के पिक्स क्या है हमारे एक्सपर्ट के। तो मैं देख रहा हूं हीरो मोटोकॉर्प, ये है आपका आज का टॉप पिक। किरण, बताइए कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए? पहले तो ये स्टॉक बहुत बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहा था, करीबन मई 2015 से। ऑन द हायर साइड हमेशा ये 2740, 2750 के करीब आते ही हम बिकवाली देखते नजर आ रहे थे। इसका ब्रेकआउट हमें मिल गया था, रेंज का ब्रेकआउट करीबन 1 मार्च को, और उसके बाद एक अच्छा 10 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ, और कल वापस एक बार इसमें बहुत अच्छी डिमांड दिखी गई। तो मेरा यह मानना है कि डिमांड ओवरपावरिंग सप्लाई का सिनेरियो है, एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो ये बाय करके चलना चाहिए। 28 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। टारगेट 2 दिन के लिए 2940 का होगा, पर इवेंचुअली टारगेट 3180 तक जाने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। तो ये आउट परफॉर्मर के तौर पे स्टॉक दिखाई दे रहा है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प चुना है गोरांग ने भी खरीदारी के लिए आज से, और गोरांग की दूसरी पिक है वेदांता। बताएं वेदांता के बारे में। ये मेरे ख्याल से काफी लंबे समय बाद होगा कि तकनीकी रूप पर विशेषज्ञ और बुनियादी तौर पर विशेषज्ञ एक ही स्टॉक की राय दे रहे हैं। हालांकि ये हीरो मोटोकॉर्प हमारे लंबा अवधि का नजरिया है, और एक कंसोलिडेशन का दौर, जैसे अभी किरण भी जिक्र कर रहे थे, 3000 तक के लक्ष्य निर्धारित किए अनिल जी हीरो मोटोकॉर्प पर लंबी अवधि के नजरिए से। वेदांता करीबन 60-65 के आसपास एक निचला स्तर छुआ वेदांता ने, और कल हमने देखा कि एक निर्णायक तरीके से ऊपर की तरफ के दायरे देखे, और सरप्राइजिंगली पूरे धातु क्षेत्र में ये एक ऐसा स्टॉक है जो थोड़ा बहुत पसंद है हमें। लंबी अवधि का तात्पर्य धातु क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो उसका मतलब होता है कम से कम 1.5-2-2.5 साल का, और अगर आपको एक बहुत ही बेहतरीन आउट परफॉर्मिंग रिटर्न चाहिए तो आपको उतना समय देना चाहिए। 160-170 तक के लक्ष्य निर्धारित किए अनिल जी उसी नजरिए से, और हमें लग रहा है कि ये जो कमोडिटी मार्केट में, धातु कमोडिटी में, यानी कि मेटल्स कमोडिटी में जो एक प्राइस अपटिक देख रहे हैं, वो धीरे धीरे एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस होता हुआ नजर आता है, और वहां पर हमें लग रहा है कि जिस तरीके से एक नीचे के तरफ के दायरे वेदांता में देखें, अब यहां से थोड़े बहुत सीमित लग रहे हैं, छोटी नहीं लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से, जैसे मैंने जिक्र किया, अगर आप निवेश करते हैं तो ये लक्ष्य मेरे ख्याल से निर्धारित हो सकता है। तो वेदांता में तेजी देखने को मिल सकती है। हीरो मोटोकॉर्प ये और एक स्टॉक है जो दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स पर बुलिश हैं। होली के पिक्स हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पर आप खरीदारी आज कर सकते हैं। लेकिन एफएनओ की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं? 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं एक्सपायरी के लिए, कहाँ होगी एक्सपायरी? अगर सबसे बढ़िया संकेत कहीं है तो वो एफएनओ से ही है एक्चुअली आज के मार्केट, क्योंकि ग्लोबल ठंडे हैं, एफआईएस के डेटा उतने मजबूत नहीं है, डोमेस्टिक फंड बेच रहे हैं।
और वो मैं इसलिए कह रहा हूं हेमंत की रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। 7,600 पर अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में आ गया है और 7,800 पर कॉल्स में शिफ्ट हुआ है। तो कम से कम आपके लिए 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से शिफ्ट हुई, ये एक अच्छा संकेत है। 7,700 को मैंने निर्णायक लेवल के तौर पर इसलिए चुना था क्योंकि कल देखिए 7 लाख शेयर वहां पर पुट में नए जुड़े हैं, परसों जुड़े थे 20 लाख, तो 2 दिनों में 27 लाख शेयरों का एडिशन हुआ है। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो 7,700 के ऊपर बाजार को बनाए रखें, और अगर क्लोजिंग लगातार तीसरे दिन दे पाए तो क्या बात है, फिर तो अगले हफ्ते के लिए सोमवार के लिए भी बहुत अच्छे संकेत होंगे तेजी की तरफ। तो आज 7,700 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए बहुत ही बेहतरीन होगी। 7,800 के पार जाना मुश्किल लग रहा है इस वक्त, वो इसलिए कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 64 लाख शेयरों का है और कल 9 लाख शेयर जुड़े थे, परसों 9 लाख शेयर जुड़े थे, तो 2 दिनों में 18 लाख शेयर वहां पर ऐड हुए हैं। तो कॉल्स में राइटिंग यानी कि मंदी की पोजीशन 7,800 पर बन रही है, इसलिए मैं ये उम्मीद करूं कि अब से लेकर एक्सपायरी तक एक बार 7,800 को पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल होगा। तो 7,700 आपके लिए निर्णायक लेवल हो गया। बड़ा सपोर्ट 7,600 पर है, 55 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर पुट में है, तो आपको इस ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड करना है वायदा कारोबार के मुताबिक 7,600 7,800, ये 200 पॉइंट की रेंज है। बैंक निफ्टी में कल भी दमदार तेजी की पोजीशन बनी है, 1 लाख शेयर नए जुड़े हैं। निफ्टी में थोड़ी सी पोजीशंस कम होती हुई दिख रही है इन लेवल्स पर, ये वायदा कारोबार के आंकड़े, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड देखना है तो वायदा कारोबार के आंकड़े बुरे नहीं है, ये बात साफ है। चलिए, तो वायदा कारोबार के आंकड़े काफी अच्छे हैं और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपने 5 एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने पेश करेंगे। और अनिल जो कह रहे थे कि 7,700 के ऊपर तीसरे दिन लगातार क्लोज होगा, यानी हैट्रिक लगेगी 7,700 के ऊपर की क्लोजिंग की, ये देखेंगे और समझेंगे ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। वक्त हो गया अब ये जानने का कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी पर क्या राय दे रहे हैं चार्ट्स को देखकर, और ये राय आपके सामने विशाल मलकान blue.com के विशाल मलकान कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए, 7,800 तक का टारगेट है उनका, 7,670 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किंद्रा भी खरीदना चाहते हैं निफ्टी 7,640 के स्टॉप लॉस के साथ, 7,765, 7,795 लक्ष्य। और अनुज दीक्षित भी बुलिश हैं यूनियन एडवाइजर्स के, उनको लगता है 7,820 तक के टारगेट्स के साथ निफ्टी को आज अप्रोच करना चाहिए। 7,640 का एक स्टॉप लॉस भी रखें। AK प्रभाकर IDBI कैपिटल के खरीदेंगे निफ्टी 7,655 के स्टॉप लॉस के साथ, 7,820 उनका लक्ष्य। चलिए, अब तक चारों एक्सपर्ट बुलिश हैं और अब एक बेरिश साउंड विकास की तरफ से निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के विकास कह रहे हैं कि बिकवाली करना चाहिए, 7,650 तक जा सकता है निफ्टी, 7,770 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट्स बुलिश और एक बेरिश। और रेंज जो दिख रही है वो है 7,650 के आसपास से सपोर्ट, 7,800 के आसपास रेजिस्टेंस, ये है निफ्टी पर इस वक्त का रुझान हमारे 5 एक्सपर्ट का। ब्रेक, और ब्रेक के बाद टॉप 5 स्टॉक्स जहां पर खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन, बताएंगे खबरें भी और एक्शन भी इस ब्रेक के बाद। और अब वक्त है टॉप 5 स्टॉक्स का, और सबसे पहले बता दें आपको कौन से शेयर एक्शन में रहने वाले हैं। कल तरु पावर यहां पर एक बड़ा ऑर्डर मिला है 1,320 करोड़ का कंपनी को। कल याद होगा इसकी सब्सिडरी कंपनी JMC प्रोजेक्ट को भी 900 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर मिले थे, तो ऑर्डर मिलने का सिलसिला जारी है। ऑर्डरों की बरसात हो रही है अनिल, इस पूरे ग्रुप के लिए नजर रखनी चाहिए। कैडला हेल्थ केयर पर भी आपको याद होगा कल बाजार बंद होने से ठीक पहले 8-9% की गिरावट देखने को मिलती है इस स्टॉक में। हालांकि क्लोजिंग आपको जरूर 2.5-3% की गिरावट दिखा रहा है एडजस्ट होने के बाद, लेकिन यहां पर जो खबरें थी कि WHO की तरफ से इनको एक नोटिस मिला है, जांच हुई है। कह रही है कि जांच दरअसल पहले हो चुकी थी, उनको ये नोटिस मिल चुके थे और इन्होंने इसका जवाब भी बखूबी दे दिया है। तो देखना होगा आज इस स्टॉक में किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। उनका ये भी कहना है कि US के इस प्लांट से US को कोई भी दवा दरअसल वो एक्सपोर्ट नहीं करते। तो कुल मिलाकर उतनी बुरी खबर नहीं जितना शायद कल बाजार समझ रहा था। देखेंगे रिकवरी होती है या नहीं कुछ और। IDFC बैंक ये अगला स्टॉक जो 28 मार्च से S&P BSE 500 में शामिल हो रहा है रिको इंडिया की जगह। किलबन इंजीनियरिंग एक छोटी कंपनी, इस पर भी नजर रखिए। मैक्लाई भारत के साथ विलय के प्रस्ताव पर आज इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है। और HOEC ये स्टॉक एक्शन में रह सकता है। अशोक गोयल ट्रस्ट और दूसरे लोगों ने लगभग 25% के आसपास, थोड़ा कम 25% शेयर इसमें खरीदे हैं।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं आज उन स्टॉक्स की जहां पर खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं किरण जाधव, गौरांग शाह, कुछ देर में के सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि FNO में क्या संकेत वो देख रहे हैं। लेकिन किरण, निफ्टी की बात तो हुई, ये बताइए बैंक निफ्टी को किस तरह से आज आप ट्रेड करेंगे? बैंक निफ्टी कोई अलग बात नहीं है, वही निचले स्तरों पे बाइंग ही करनी चाहिए। एक 15,825 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15,800 का स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना चाहिए और मेरा मानना है कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में यानी इसी एक्सपायरी में आपको 16,190 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, बैंक निफ्टी में अभी भी तेजी की उम्मीद बरकरार है, खरीदारी करनी चाहिए, ये राय है इस वक्त गौरांग की तरफ से, माफ कीजिएगा किरण की तरफ से। गौरांग, मैं आपसे राय लेना चाहता हूं कल्पतरू पावर पर 1320 करोड़ के कुछ और ऑर्डर्स मिलने की खबर आई है। कल हमने देखा है जेएमसी प्रोजेक्ट में जो इन्हीं की ग्रुप कंपनी है, वहां पर 930 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स मिले थे। क्या हो रहा है इस स्पेस में? क्या पावर से जुड़ी कंपनियां, ये इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां निवेश के लायक हो गई हैं? खरीदना चाहिए जिस तरह के ऑर्डर्स फिर से आते दिख रहे हैं? जिस तरीके से विस्तार योजना है अनिल जी, और जो ऊर्जा उत्पादन की और भी कैपेसिटीज आने वाले समय में जुड़ेगी, जाहिर है आपको ट्रांसपॉन्डर्स, ट्रांसमिशन लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन, एंसिलरी प्रोडक्ट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि हाँ, ऐसी कंपनियों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जो काफी सक्षम है। इन सब ट्रांसमिशन लाइंस के जो उत्पादन है या फिर जो इक्विपमेंट्स है उसको बनाने वाली कंपनियों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से सबसे पहले वो कंपनियों पर ध्यान रखें आप जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई हैं, और वहां पर एज अ डिस्क्लोजर पावर ग्रिड और REC दोनों पर ही हमारी पॉजिटिव कवरेज है। इसके साथ साथ उन कंपनियों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए जो ये ऊर्जा उत्पादन के जो प्लांट्स होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करे। मिसाल के तौर पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर भी एज अ डिस्क्लोजर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। और ऊर्जा उत्पादन में अगर आपको ध्यान देना है तो NTPC काफी लंबे समय से कवरेज में है, एक दायरे में चल रहा था और मोटे तौर पर निराश किया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। लेकिन हम ये मानते हैं कि वो निराशावादी जो एक दौर था वो अब बीत चुका है और शायद आपको यहाँ से ऊपर की तरफ के दायरे मिल सकते हैं, लेकिन लंबा समय लग सकता है। पावर जनरेटिंग सेक्टर से या फिर पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में आप निवेश करते हैं तो लंबी अवधि का नजरिया रखें। ओके, लंबी अवधि का नजरिया रखिए इन स्टॉक्स में, ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। लेकिन किरण, गैमन इंफ्रा ये एक छोटी टिकट साइज का शेयर है और कई दिनों से यहाँ पर खबरें आ रही हैं। गैमन इंडिया, माफ कीजिएगा, 10 रुपए के आसपास का शेयर है। इस पर राय जानना चाहता हूँ। EPC सब्सिडरी को बेचने के लिए अब फाइनल बातचीत इनकी चल रही है। गैमन इंडिया में क्या तेजी देखने को मिलेगी? यहाँ पर ट्रेडर्स क्या एक्टिव हो सकते हैं? आज के दिन चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं आपको? दो तरीके के चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। एक तो बहुत ही बेरिश चार्ट पैटर्न है, हर राइस पे बिकवाली ही देखते नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में हमेशा हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम ही देखते नजर आ रहे हैं। हालांकि एक इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, 10 रुपए 70 पैसे पे एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है जो कि बुलिश है, पर इसका कंफर्मेशन नहीं आया। तो अगर कोई हाई रिस्क ट्रेडर है तो अभी ट्रेड इनिशिएट कर सकता है इस न्यूज के बिना पे, और 10 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट कर सकता है और ऑन द हायर साइड 14-15 रुपीज के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकता है। पर ये बहुत हाई रिस्क ट्रेड के लिए होगा। वॉल्यूम भी ऐसे कुछ नहीं है कि जहां पे हमें ये संकेत मिल रहे हैं कि जहां पे थोड़ा सा डिमांड स्टॉक में आ रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पर अगर मुझे करना है तो मैं इसको अवॉइड लिस्ट में रखूंगा। चलिए, कोई जरूरी नहीं ट्रेड करें, अवॉइड करें, छोटा स्टॉक है, खबरों के दम पर ही एक्शन होता है, रहने दें। चलिए, अब हमारे साथ वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए अल्टामाउंट कैपिटल के को हेड के सुब्रमण्यम साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अब ये बताइए कि होली से ठीक पहले आज क्या हरा रंग दिखेगा बाजार में? निफ्टी खरीदेंगे आप? सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको और हमारे सभी श्रोताओं को होली की मुबारक। और मेरा मानना है कि शायद मार्केट में ऑलरेडी एक हॉलिडे मूड छा गई है और जो भी कारोबार आज के दिन पे देखेंगे शायद थोड़ा हल्का फुल्का रह सकता है, वॉल्यूम्स भी शायद कम रहे,
लेकिन ओवरऑल मार्केट की सेंटीमेंट अगर आप देखें तो क्लियरली बायस तेजी की तरफ है। कल लास्ट 2 घंटे की कारोबार अगर आप देख लें तो यहाँ पर आई थिंक यूरोप में जो भी घटना घटी उसके साथ साथ यूरोप की गिरावट के साथ ही यहाँ पर भी हमने मार्केट में गिरावट देखी। लेकिन जिस रफ्तार से हमने वापस तेजी पकड़ी और 7,700 स्ट्राइक पे पुट पे भी यहाँ पर रेटिंग देखी है, तो मतलब इससे हिम्मत कितनी बुल्स के पास है ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। आज के कारोबार में मेरा मानना है कि शायद मुनाफा वसूली आ सकती है डेफिनेटली, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर शायद ना आए, लेकिन 7,650, 75 यहाँ तक एक दायरे में रह सकती है मार्केट। तो आज का कारोबार आई थिंक एक हल्की फुल्की रहने की पूरी संभावना है। चलिए, तो लो वॉल्यूम वाला ट्रेडिंग डे आज देखने को मिल सकता है। लेकिन गौरांग, आपकी राय लेना चाहता हूं, कैडिला में कल काफी ड्रामेटिक मूव्स इसमें देखने को मिले। आखिरी 5 मिनटों में देखिए अचानक से शेयर की पिटाई हुई और उसके बाद कुछ खबरें आई कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उससे इनको नोटिसेस मिले हैं। कंपनी ने कहा कि नोटिसेस तो पहले मिल चुके हैं और उसका वो जवाब भी दे चुके हैं और कार्रवाई भी उन्होंने शुरू कर दी है प्लांट को दुरुस्त करने के लिए। ये बताइए, आज के स्टॉक में इस क्लैरिफिकेशन के बाद रिकवरी देखने को मिलेगी, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस शेयर को? मुझसे सवाल है ये हेमंत? जी गौरांग, आप ही से। देखिए, एक क्लैरिटी तो देने की कोशिश की है कि इस प्लांट को लेकर के, और ये जो खबरें आई थी उसको लेकर के पहले से ही थोड़ी बहुत करेक्शन हम देख चुके थे। अब जो स्पष्टीकरण आया है, मुझे लग रहा है कि एक पुलबैक आपको शायद देखने मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हेमंत, इस स्टॉक पर कुछ समय पहले हमारी कवरेज थी, उसके बाद मुझे याद नहीं कि हमने रिवाइज्ड कवरेज निकाली है या नहीं निकाली है। तो छोटी अवधि के लिए या मध्यम अवधि के लिए या फिर लंबी अवधि के लिए विशेष रूप पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि फार्मा सेक्टर का जो एक दौर था US FDA की फटकार को लेकर के या फिर ANDA की फटकार को लेकर के या फिर किसी प्रोडक्ट के रिकॉल को लेकर के जो असमंजस स्थिति या फिर नकारात्मक खबरें जो आई थी, एक बड़े तौर पर प्राइस करेक्शन हम देख चुके हैं। कंसोलिडेशन शायद हो सकता है फार्मा सेक्टर में, मुझे इस पर कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वित्तीय साल में जो तिमाही नतीजे आएंगे वहां पर एक सकारात्मक सा रुझान आपको दिखेगा नतीजों के आधार पर, और उसी आधार पर हमें लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, सिप्ला, ऑरबिंदो, स्ट्राइड साशुन, बायोकॉन और शुंजन, ये सभी कंपनियां इन फार्मास्यूटिकल से जुड़ी हुई है। वहां पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। ओके, कैडिला के यहाँ पर वायदा कारोबार के संकेत में ले लूं सुब्रमण्यन साहब आपसे, जिस तरह से कल कमजोर हुआ, आखिरी 5 मिनटों में एवरेज क्लोजिंग 327 के आसपास आई, हालांकि बंद काफी नीचे हुआ था, शॉर्ट्स भी बने कल मैं देख रहा था। ये बताएं, क्या आज शॉर्ट कवरिंग होने के चांसेस हैं? यदि हाँ तो क्या ट्रेड करना चाहिए इस स्टॉक में अब? अनिल, आई थिंक अगर हम कैडिला की बात करें, आई थिंक लगभग 2 महीना पहले ऐसी खबर आई थी और वहां से एक बहुत ही शार्प सेल ऑफ देखे थे हमने, और ये सेल ऑफ से उसके बाद अभी तक उसका रिकवरी अभी तक हुआ नहीं है। और कल के भी सेशन में वेरी सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑफ हमने देखी है। और तो ऑब्वियसली मार्केट इस स्टॉक में जो पहले की जो एक स्टेबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं आई थिंक हट रही है, और मेरा मानना है कि शायद ये एक सुस्त कारोबार रहने की पूरी संभावना है। और अभी फिलहाल जो लग रहा है आई थिंक एक दायरे में रहेगी मार्केट, ये काउंटर। और अगर जहां तक टॉप का सवाल है, आई थिंक इंटरमीडिएट टॉप एक 330 तक रह सकता है, और नीचे अगर इस गिरावट में जो भी हमने देखी है और अगर डाउनवर्ड प्रेशर अगर रही तो इंटरमीडिएट सपोर्ट जो है 300 के आसपास आ रही है। तो ऑब्वियसली एक कॉशियस व्यू रखना चाहिए, क्योंकि न्यूज फ्लो इतनी तीव्र से इस स्टॉक में हमने इसका असर देखे लास्ट 2 महीने में, आई थिंक कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत चिंता का विषय है। और कोई भी ट्रेडर को शायद एक बहुत ही फ्लीट फुटेड रहना पड़ेगा, मतलब कोई भी एंट्री एग्जिट करने के लिए। और इंटरमीडिएट बॉटम इंटरमीडिएट में आई थिंक काफी एक नेगेटिव बायस के साथ आई थिंक रहने की संभावना है। चलिए, आप कह रहे हैं मतलब हैंगओवर इस खबर का स्टॉक पर बना रहेगा कुछ और समय तक। तो देखना होगा ओपनिंग के दौरान आज ये शेयर किस तरह से खुलता है और उसके बाद यहाँ पर क्या रिकवरी आती है कल की तेज गिरावट के बाद। लेकिन एसडीएक्स निफ्टी देखिए ठंडा कारोबार कर रहा है, 3 अंक की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफी सारे और भी शेयर है जिन पर हम अपने एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और अभी हाजिर होते हैं। स्टॉक
स्टॉक्स जो रहेंगे आज एक्शन में, उन पर राय ली जाए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है गौरांग शाह, के सुब्रमण्यम और साथ ही किरण जाधव। टाटा मोटर्स पर मेरी नजर है, कल भी एक्शन दिखाए। इनफैक्ट स्टॉक काफी बेहतरीन एक्शन में नजर आ रहा है। खबरें आ रही कि सानंद प्लांट में गुजरात में जो हड़ताल चल रही थी वो खत्म हो गई है। क्या कुछ तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखी है? कल जिस तरह से 1%, आधा % ऊपर जाकर बंद हुआ है। और सुब्रमण्यम साहब, क्या वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को आप खरीदारी करने की राय देंगे? जी, आई थिंक टाटा मोटर जहां पर एक रेजिस्टेंस देखी जा रही थी 370 के आसपास, वो कल की ट्रेडिंग सेशन में हमने उसको क्लियर करते हुए देखा है। और ऑब्वियसली और इसके आसपास 200 DMA भी है, तो ऑब्वियसली जहां पर वायदा कारोबार में आपने बाइंग देखी है। और मेरा मानना है कि शायद इंटरमीडिएट टारगेट यहां पर आई थिंक एक्सपायरी तक कम से कम 385 390 तक आने की संभावना है। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव बायस लेके इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। चलिए, तो टाटा मोटर्स के शेयर में और रिकवरी देखने को मिल सकती है। डीवीआर पर भी नजर रखिए। वैसे 1 अप्रैल से डीवीआर निफ्टी में भी शामिल होने वाला है, तो उसके लिए भी कम ही दिन बचे हैं। इस शेयर पर नजर रखिएगा। लेकिन अगर आप देखिए, एक के बाद एक जो बड़े फॉरेन म्यूचुअल फंड्स हैं, वो अपनी हिस्सेदारी बेच कर बाहर होते जा रहे हैं। और कल हमने देखा एडलवाइज ने हिस्सेदारी खरीदी है। साफ तौर पर जेपी मॉर्गन का जो म्यूचुअल फंड कारोबार है, एएमसी कारोबार है। गौरांग, आप इसे किस तरह से रीड कर रहे हैं? इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने रिलायंस कैपिटल को बेचा था, फिडेलिटी ने L&T म्यूचुअल फंड को अपना कारोबार बेचा था, मॉर्गन स्टैनले ने HDFC म्यूचुअल फंड को बेचा था, ING, डाइवा, 7वां बड़ा विदेशी म्यूचुअल फंड है, AMC है, जिसने अपनी हिस्सेदारी बेचकर चली गई है। इस खबर को आप इंडस्ट्री के लिहाज से किस तरह से देखते हैं? थोड़ा समय देंगे आप हेमंत, तो थोड़ा विस्तार में बता। बिल्कुल समय देंगे सर, बताइए। नहीं है कि कोई म्यूचुअल फंड विदेशी यहाँ पर बेच करके निकल लिए हैं और पलायन कर लिए हैं। अगर आप गिनती करें हेमंत, तो करीबन 40 या 45 म्यूचुअल फंड है, बड़े, छोटे और मझौले सभी तरह के। आप अगर हिंदुस्तान की आबादी देखें और जो आबादी की संख्या शेयर बाजार में या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से या फिर दूसरे किसी माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करती हैं, तो वो प्रतिशत आती है करीबन 3 या 4% या शायद उससे थोड़ी बहुत कम। ज्यादातर जो अलोकेशन होता है वो इक्विटी में बड़े तौर पर होता है, डेट और लिक्विड फंड में थोड़े बहुत कम पैसे आते हैं। और एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो कॉर्पोरेट इंडिया का होता है AMCs में, जो शायद किसी कारणवश निकाल सकते हैं क्योंकि उनकी खुद की योजनाएं होती है। जहां तक रहा सवाल रिटेल इन्वेस्टर का, तो वो जैसे मैंने प्रतिशत की बात की, तो वो और भी कम हो जाता है परसेंटेज वाइज। ऑपरेशनली अगर आप देखने जाए तो कम से कम 3, 4, 5 साल लगते हैं किसी एक AMC को मुनाफे में आने के लिए, तब तक उनको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। और ट्रेडिशनली अगर आप देखने जाए हेमंत, तो इनका सबसे ज्यादा खर्च होता है एम्प्लॉयज के ऊपर, सैलरीज के ऊपर। जो सेबी ने कुछ घोषणाएं की थी कि आप शहरों को छोड़ करके टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज में जाएं, और जो AMCs वहां पर मौजूद हुई है वहां पर से एक पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपकी जनसंख्या का इतना छोटा प्रतिशत अगर शेयर बाजार से कुछ ताल्लुक रखता है और अगर आपके पास 40 या 45 AMCs हैं, तो किसको कितना मिलेगा और वायबिलिटी कितनी होगी? तो ये जो कंसोलिडेशन का माहौल है, मेरे ख्याल से एक तरीके से अच्छा है। जितने कम प्लेयर्स होंगे उतना मेरे ख्याल से क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और सर्विसेज बेहतर हो जाएंगे। खाली एक ही है कि दुख झेलना पड़ेगा उन सब AMCs को या फिर उनके कर्मचारियों को जो यहां से निकलने के लिए तैयार हैं और या फिर जो निकलने की बातें कर रहे हैं या फिर कोई डील वगैरह हुई है, मिसाल के तौर पर अभी जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कंसोलिडेशन हो और क्वालिटी सुधर जाए तो उसका लाभ सभी को मिलता है जी। लेकिन एडलवाइज खरीदा जाए क्या, ये बड़ा सवाल है। बताएं चार्ट पर क्या सिचुएशन है। किरण, खरीदना चाहिए? एडलवाइज में ऐसा कोई प्राइस पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है जहां पे बहुत बड़ी तेजी दिखाई देगी, पर एक स्विंग ट्रेड बिल्कुल बनता है। और स्विंग ट्रेड के लिए एक लेवल है जहां पे 60 है रेजिस्टेंस की ओर पे, तो 60 का क्रॉस करते हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और 65 to 67 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें इसके ऊपर जाने की संभावना अभी तो चार्ट पे कुछ नजर नहीं आ रही, तो अभी 60 के ऊपर बाय करने की सलाह होगी। 58 का स्टॉप लॉस और करीबन 65 to 67 के टारगेट्स।
ओके, हमने देखा था 2 दिन पहले इसमें कुछ बड़े ब्लॉक्स भी हुए थे और अब ये एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। कल ब्रोकेज कंपनीज के शेयरों में मजबूती के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन देखिए समाप्ति थोड़े से लाल निशान के साथ हुई है। इस शेयर पर नजर रखिएगा। फिलहाल आज देखेंगे किस तरह का एक्शन बनता है इस खबर के दम पर। टेक्समैको इंफ्रा, इसके चार्ट देखकर बताइए किरण, ये कैसा लगता है? जुआरी ग्लोबल ने यहाँ पर करीब 4.71% हिस्सेदारी और खरीदी है। टेक्समैको इंफ्रा के स्टॉक में क्या आज तेजी देखने को मिल सकती है? 30 रुपये 50 पैसे पर कल समाप्ति करी शेयर ने। इस स्टॉक पे भी चार्ट पैटर्न कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। मेरा मानना है कि ये एक रेंज में है और बहुत छोटे रेंज में, टाइट रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। 30 रुपए ऑन द लोअर साइड, 32 ऑन द हायर साइड। जब तक इसके डिसाइसिवली 30 के नीचे या 32 के ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर 30 के नीचे चलता है तो वापस एक बार 27, 26 के लेवल देखने को मिल सकते हैं और 32 के ऊपर अगर ट्रेड मूव आता है तो वापस एक बार आपको 36, 37 के दायरे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं। 30 के नीचे शॉर्ट पोजीशंस और 32 के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस। ओके, ये है राय इस वक्त टेक्समैको पर। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ ऑटो स्टॉक्स मेरे रडार पर हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, इन पर लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से। बन रही है हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं गौरांग शाह और साथ ही किरण यादव और के सुब्रमण्यम। जैसा कि मैं ब्रेक के पहले कह रहा था कि आपको कुछ ऑटो स्टॉक्स पर राय देंगे। अशोक लेलैंड, ये स्टॉक जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। आज खबर यह आई कि अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है और हिंदुस्तान के आर्मी के लिए कुछ डिफेंस प्रोडक्ट बनाने के लिए करार किया है। अशोक लेलैंड में बेहतरीन मजबूती दिखी है। गौरांग, खरीदना चाहते हैं आप? करीबन 80 रुपए के आसपास कवायद की थी और उसके नीचे भी हमने कवायद की थी। लक्ष्य निर्धारित किया था 99-100 के आसपास, जो इसने बखूबी कल मुकम्मल कर चुका है ये स्टॉक। और हमारी राय ये काफी लंबे समय से रही थी कि डिफेंस के ऑर्डर को लेकर के और घरेलू मार्केट में जो बिक्री है उसको लेकर के काफी सकारात्मक सा रुझान आप देख सकते हैं और वही मेरे ख्याल से प्ले आउट होता हुआ नजर आता है। डेट को लेकर के जो असमंजस स्थिति थी वो मैनेजमेंट ने बखूबी कोशिश की और उसमें सफलता भी मिली। जो नॉन कोर बिजनेस थे उनको बेच करके डेट को कम किया है। ये जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे अनिल जी, बुनियादी तौर पर विशेषज्ञ होने के कारण मेरा फर्ज बनता है कि अगर मुनाफा है तो बांध ले, क्योंकि एक रिवाइज्ड कवरेज हमने नहीं निकाली है। लेकिन मैं निश्चिंत हूं इस बात को लेकर के, बहुत जल्द हम रिवाइज्ड कवरेज लेकर के आएंगे। तो जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है और जो और ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, उनको मेरे ख्याल से यही राय होगी कि चाहे तो थोड़ा बहुत मुनाफा बांध ले। मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते तक अगर आप हमें समय दें तो हम रिवाइज्ड आउटलुक निकाल के लेके आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो कुछ रिवाइज्ड आउटलुक आने वाला है गौरांग की कंपनी की तरफ से, तो लेकिन अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो थोड़ा सा बांधने में कोई हर्ज नहीं है। नजर रहेगी आज जेएसपीएल के शेयर पर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के स्टॉक पर भी। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से देखिए खबरें चल रही हैं कि जेएसपीएल अपनी जो पावर प्लांट है करीब 1000 मेगावाट का, उसको बेच सकता है। तो नवीन जिंदल की जो कंपनी है वो सज्जन जिंदल अपने भाई की कंपनी को ये पावर प्लांट बेच सकती है। थोड़ा सरप्राइजिंग। जी हाँ, इस तरह की खबरें चल रही हैं। और सीएनबीसी टीवी 18 यानी हमारे नेटवर्क चैनल से बातचीत में जो चेयरमैन है जेएसपीएल के नवीन जिंदल, आइए उन्होंने क्या कहा इस खबर पर सुनते हैं। To reduce the debt level, now we have improved our own working substantially. Now steel prices are looking up, so we hope to have enough internal accruals. Okay. With the internal, now we are not looking at expanding. We already have expanded, so we are not looking at investing more money. So now whatever money we are going to earn is going to be utilized for repayment of debt. Okay. So with that and divestment of, like we said, some assets, we together in the next few years, we hope to achieve substantial debt reduction. राय ली जाए इन दोनों ही शेयरों पर। जेएसपीएल चूंकि वायदा कारोबार के बैन में है इसे छोड़ देते हैं, लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसकी संभावना बताई जा रही कि शायद वो इनका पावर प्लांट खरीदे, जाहिर सी बात है कि अच्छी प्राइस पर इन्हें मिलेगा इस वक्त जिस तरह से डिस्ट्रेस एसेट्स बेची जा रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सुब्रमण्यम साहब बताइए, क्या वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को खरीदना चाहिए? वैसे अगर आप देखें तो ये काफी एक
रेंज में आई थिंक ट्रेडिंग करता है और कल के ट्रेडिंग सेशन में 72 के आसपास यहाँ पर हमने बंद होते हुए देखा। लेकिन मेरा मानना है कि शायद अगर कोई जिनको अगर पोजीशन लेना ही है तो एक स्टॉप लॉस लगा के करना चाहिए। और मेरा मानना है कि शायद इसको आज की जो भी न्यूज फ्लो के चलते हो सकता है यहाँ पर कोई शार्प अपवर्ड मूवमेंट मिले, उसमें शायद यहाँ पर एक 75-76 से जा सकता है। तो आई थिंक एक बार मुनाफा वसूली करने की मेरी तरफ से राय है, क्योंकि ये रेंज काफी कंफर्टिंग नहीं है और मेरा मानना है कि शायद एक सुस्त यहाँ पर कारोबार आने वाले टाइम पे भी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये वो कंपनी है जिस पर नजर होनी चाहिए। JSW एनर्जी अगर खरीदती है, चर्चा यही चल रही है करीब 6000 करोड़ रुपए के आसपास ये डील हो सकती है। 1000 मेगावाट का जो छत्तीसगढ़ का पावर प्लांट है उसको बेचने की बात है, लेकिन काफी दिनों से ये खबरें चल रही हैं। देखना होगा ये डील आ जाती है नहीं। 45,000 करोड़ रुपए का बड़ा कर्ज है JSPL के पास। चलिए देखते हैं, इस पर नजर होगी, लेकिन नजर आप रखिए पूरी तरह से बाजारों पर भी, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होगी इस ब्रेक के बाद। और साथ ही हम आपको बताएंगे FIs ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स कहां हैं, स्टॉक 2020 का एक्शन कहां है, करेंसी मार्केट में कैसा एक्शन है, और साथ ही पहला सौदा होगा। लेकिन सुस्ती के संकेत जो SCX 29 से है उससे सुस्ती मत कीजिए, होली के मूड में आ जाइए। इस ब्रेक के बाद तुरंत लौट आए। भीगे चुनर वाली रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे।